हेलो दोस्तों, ग्रेड प्लस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शत्रुघ्न जायसवाल आपके लिए लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जो कि आप सभी जानते हैं कि डीएसएसबी, बीपीएससी, यूपीटीजीटी, केवीएस, एनवीएस किसी भी जगहों पर जहां भी पूछी जा रही है, चित्रकला की जो भर्ती निकलती है उन सब का मोस्टली सिलेबस जो है वो लगभग सेम है। ठीक है, टारगेट की बात की जाए तो टारगेट डीएसएसबी और बीपीएससी इन सभी बच्चों के एग्जाम्स को टारगेट किया जा रहा है। यूपीटीजीटी के एग्जाम को टारगेट किया है। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ करके एक एक टॉपिक जो है अच्छे से तैयार करेंगे आप सब लोग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है उनके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। ठीक है, उसके बारे में पहले हमें जानना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से थी, कैसी थी, उनका नगर नियोजन कैसा था, उनमें किस प्रकार से भवन बने थे, क्या क्या चीजें वहां पर चित्रकारी के तौर पे यानी कि स्कल्पचर क्या क्या हुए। ठीक है, कौन कौन से टेराकोटाज आए, तो उन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। एक एक चीजें यहाँ पे अच्छे से करनी होंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है तैयार हो जाइए। ठीक, वेरी गुड इवनिंग स्वीटी जी। हाँ, सब बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और सब के सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे इसको करने के लिए। ठीक है, तो जनरल सा इतिहास जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद में फिर हम जानेंगे यहाँ से कौन कौन सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन स्थानों को हम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है हमारी और क्लासेस होंगी जिसमें हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्ति कला है, उनकी जो चित्रकला है, स्थापत्य कला है, उन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कुछ जानकारी के रिस्पेक्ट में हम चलें तो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी की बात आएगी तो यहां पे आप देखेंगे कि बिल्कुल जानकारी के रिस्पेक्ट में चलें तो सबसे पहले 1826 ईस्वी की बात है। 1826 में ब्रिटिश सेना के पूर्व सदस्य चार्ल्स मेसन जो हैं, इन्होंने जानकारी दी थी। ठीक है, इन्होंने जानकारी दी थी 1826 में। ठीक है, कि यहां पर कुछ ऐसा टीला है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ पुरातन पत्थर वो पाए गए, मतलब ईंटे पाए गए। ठीक है, कनिंघम ने दौरा किया, दो दौरा किया। पहला दौरा जो उनका हुआ 1853 में, दूसरा दौरा जो हुआ 1856 में हुआ। सर्वेक्षण का प्रयास किया लेकिन खोज नहीं पाए, खोज करने का प्रयास किया लेकिन ये क्या हुआ, असफल रहे, असफल हो गए ये। तो इस प्रकार से इन्हें ध्यान में आपको रखना होगा, असफल हो गए और इन्होंने खोजा नहीं। ठीक, यानी कि प्रॉपर तरीके से खोज नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ कि ऐसा ही चलता रहा और कई महान भाव वहां गए। अब ये खोज क्यों नहीं पाए, क्या कारण था? तो यदि हम ये जाने कि कनिंघम की बात करें, जो कि हम सभी जानते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के ये हेड रहे हैं। ठीक है, ये जन्मदाता भी रहे हैं। देखिए यहां पे लिखा भी है क्या, जन्मदाता। क्यों खोज नहीं पाए, उसका कारण ये था बच्चों, क्योंकि ये महोदय जो थे कनिंघम जी, ये सोच कुछ और रहे थे, सोच कुछ और रहे थे। कनिंघम जी बौद्ध स्थल समझ करके खुदाई कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि बस कुछ ऐसा ही समय होगा जो 300-400 ईसा पूर्व की बात होगी। बात समझिए आप, 500 ईसा पूर्व तक की सोच करके, 600 ईसा पूर्व तक का सोच करके कनिंघम जी लगे हुए थे उस स्थल की खुदाई करने में। यहां पर हम बात करें चार्ल्स मेसन की, तो चार्ल्स मेसन ने जो इन स्थानों को खोजा, इन स्थानों के बारे में जो जानकारी दी, ये जो खोज कर रहे थे, ये जो निकले थे, इनके साथी और लोग जो यहाँ पर आए थे वो ये मानकर आए थे क्योंकि ये वो स्थान था जहां पर सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। तो कुछ सिकंदर से संबंधित स्थानों को समझते हुए ये यहाँ पर खोज कर रहे थे। कनिंघम महोदय कुछ बौद्ध स्थलों को समझ करके खोज करने में लगे हुए थे। तो जब आप गलत तरीके से सर्वेक्षण करोगे या गलत मानसिकता लेकर के, गलत सोच लेकर के, तो यथार्थ चीजें जो है समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिससे ये असफल हुए होंगे। ठीक है, असफल हुए क्योंकि ऐसा ही सोचा था इन्होंने। बात अब आप सोचो कि विश्व की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की हम बात करें, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। उस समय जब भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं चला था तो ये समझते थे कि हमारे यहाँ की जो सबसे पुरातन सभ्यता है वही है, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, प्रॉपर तरीके से खोज किया गया, ठीक है,
तो ये देखिए, प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है, और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता है वह अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो इतनी बातें दिमाग में रखोगे। अब हम चलते हैं खोज को लेकर के, कि खोज जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करें तो किस प्रकार से इस पे अपना वर्क स्टार्ट किया, खोज किया, ये हमें जानना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बात है 1921 की। दयाराम साहिनी जो है 1921 की, थोड़ा दिमाग में रखोगे बच्चों। ठीक है, तत्कालीन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल उस समय, कनिंघम की बात तो पुरानी है, ये 100 साल, लगभग 100 साल से ऊपर की बात है। लगभग 100 साल से ऊपर नहीं हुआ था, 100 साल से कम ही था, लगभग 60-70 साल की बात है, 60 से 70 साल की। तो 60 से 70 साल बाद जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने, हेड बनाए गए, महानिदेशक बनाए गए, उस टाइम पर दयाराम साहिनी को के साथ जो है उन्होंने आदेश दिया कि हाँ, आप जो है इस एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। देखिए क्या क्या था यहाँ पे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडोवरी जिले में, ठीक है, रावी नदी के तट पर, ठीक, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित स्थान की खोज के लिए गए, जो स्थान क्या कहलाता है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान की खोज की, और खोज किया। उसके साथ साथ उसी समय में लगभग 1 साल के अंतर में राखल दास बनर्जी, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, ठीक है, लरकाना जिले, ये मांडकोमरी था, ये लरकाना था, सिंध नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। दोनों महानुभावों ने जब ये खोज करके अपने महानिदेशक यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को बताया, तो ये हुआ कि अब उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए। ठीक है, यानी कि इन दोनों स्थानों की खुदाई करवाई जाए, और खुदाई की गई। दयाराम साहिनी और राखल दास बनर्जी जब खुदाई करके अपने प्रतिवेदन को क्या किया, जॉन मार्शल के सामने लाया, तो उस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए क्या हो गया, दोनों स्थानों का उत्खनन कार्य 1923-24 में करवाया गया, और सितंबर 1924 को क्या कर दिया, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की पूर्ण रूप से घोषणा कर दी। आप सोचिए कि वे अंग्रेज जो ये बताते थे कि भारत का इतिहास है वो 600 ईसा पूर्व का है, लेकिन जब खोज की गई तब सीधा हम 3000 ईसा पूर्व पीछे चले गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे खोज को लेकर के बात थी। ठीक, काल निर्धारण की बात करें तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ दिया गया। पूर्व हड़प्पाई चरण बताया गया 3500 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पाई चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर हड़प्पाई चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व, लेकिन कार्बन डेटिंग एंड ईस्वी 14 के साथ 2350 से 1750 के बीच में ही सार्वभौम डेट रखी गई। ये समय याद रखिएगा, इसी के बीच में हड़प्पा का जो कार्यकाल रहा है, हड़प्पा सभ्यता रही है, वो इसी समय मतलब फली और फूली है। तो ये बहुत शॉर्ट में मैं इसको समझाना चाहता हूं, क्योंकि यहां से इतने ज्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन बनता नहीं बच्चों। क्वेश्चन जो बनता है वो थोड़ा हम आगे चल करके समझेंगे, लेकिन इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अब नामकरण को लेकर के थोड़ा समझिएगा कि नामकरण कैसे रखा गया हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पहली बार खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी प्रारंभ में, ठीक है, अवशेष मिलने के कारण, ठीक है, यानी कि जो सिंधु नदी थी उसी के आसपास अवशेष मिला, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सरस्वती, क्योंकि गंगा व सिंध के मध्य लुप्त सरस्वती नदी तथा उनकी सहायक नदियों का ये क्षेत्र था, इसीलिए इसको कहा गया सिंधु सरस्वती। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता की पहली बार तांबे तथा टिन के साथ मिलाकर के कांसा तैयार किया गया था। तांबा और टिन मिलाकर के क्वेश्चन बनता है, तांबा और टिन दो धातुओं को मिलाकर के कांसा तैयार किया, और कांसे की मूर्ति की बात आती है, कांसे का इक्का मिला हुआ है। तो अभी इन सब पर चर्चा करूंगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। देखिए लास्ट तक आप बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक आपको जो है बड़े अच्छे से बाकायदा 1 by 1 हम बढ़िया जानकारी देंगे आपको, क्योंकि ये सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। इस शुरू का जो है थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा भी सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा कि तांबा, ठीक है, तांबा प्लस टिन, इन दोनों धातुओं को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कांसा बनता है। ठीक है, कांसा बनता है, और कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों। तो इसको भी आप समझते चलोगे और करते चलोगे। ठीक है, हम चलेंगे अगले बिंदु पे। यहां हम क्या देखते हैं कि
विस्तार क्या रहा है इसको हम थोड़ा समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मोहनजोदड़ो को लेकर के ध्यान से समझते रहेंगे, एक एक पॉइंट जो है बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर करते चलेंगे बच्चों, ठीक है। आप यहां देखेंगे क्या कि 1947 में 40 बस्तियों का पता चल पाया था। 1947 जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक जो है खोज में 40 बस्तियों का पता चला था, किसमें, हड़प्पा घाटी, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता में। भारतीय महाद्वीप में इनके ज्ञान स्थलों की संख्या 1400 ज्ञान। अभी हम वर्तमान की बात करें तो ये 1500 से ऊपर चली गई है, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो पहले से लिखा उसके बाद उस पर क्लियर कर रहे हैं। बाकी इनके क्षेत्रफल की बात करें तो 13, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं, 12,99,600 वर्ग मीटर ये है। ध्यान समझ लीजिएगा, इसको वर्ग किलोमीटर होगा, वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि 13 लाख वर्ग मीटर हो जाएगा। और आकृति जो है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है, ध्यान समझ लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। अब त्रिभुजाकार आकृति कैसे है तो ये मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूं। ये लिया जाता है उत्तर में मांडा, ठीक है, उत्तर में मांडा, यहां ध्यान समझिए। और हल्का सा पूर्व स्थिति की बात की जाए तो पूर्व में आता है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, ठीक, आलमगीरपुर। और नीचे आपका ये हो जाता है कौन सा, यहाँ पे, तो ये लगभग यहाँ पे आता है दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। तो दैमाबाद ध्यान रखोगे तो ये लगभग इतना। तो इसको जो हम मानते हैं एक नॉर्मल सी लाइनिंग की जाए तो इसको कुछ इस प्रकार से इसको सीधा ही माना जाता है, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ की बात करें, पश्चिम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पश्चिम के स्थान की बात करेंगे, ठीक है। तो पश्चिम के स्थान को लेकर के यहाँ ध्यान देंगे तो ये इधर का एरिया हो जाएगा। और लास्ट का जो इधर पश्चिम का पॉइंट लास्ट वाला आता है वो कौन सा है, सुतकांगेंडोर, ठीक है, सुतकांगेंडोर, ठीक, सुतकांगेंडोर हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अश्वमित, हाँ, अंशुमिथु, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, करते चलेंगे आप सभी लोग, ठीक है। हाँ, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा सही कर दें इस डायग्राम को, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से मांडा के बाद ये सीधा सीधा यहाँ की बात चलती है, ये हो जाता है आपका सुतकांगेंडोर, ठीक है, सुतकांगेंडोर ये हो जाएगा बेटा। तो यहां पर आप क्लियर रखिएगा, तो ये जो आता है ये थोड़ा सा सीधे में आ जाने की वजह से ये कुछ त्रिभुजाकार आकृति इनकी बनती है, कुछ इस प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति बनती है, ध्यान समझ लीजिएगा, ऐसी वाली। इसीलिए कहा गया इनका जो स्थल था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है बच्चों। तो इसको आप करते चलोगे भैया पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप सब लोग करते चलेंगे इसको। देखिए यहां पर और भी बात समझेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो यहां देखिए क्या बताया कि मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र का 20 गुना है ये भारत का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा बच्चों। इसके बाद यदि हम और आगे चलें तो परिपक्व अवस्था की हम बात करें तो प्रमुख स्थलों की बात करें तो 7 महानगर, 7 केवल नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोहथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, ये सभी ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये दोनों जो ऊपर के हैं ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है, चनोदड़ो भी वहीं पे, लोथल, कालीबंगा, बनावली ये नीचे का भारत में आता है। ये 7 ऐसे नगर हैं जो परिपक्व अवस्था में थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। बिल्कुल बेटा, डेली क्लास होता है, हाँ बिल्कुल से डेली क्लास आपको मिल जाएगी। देखिए थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन वीक में क्लास हमारी रहती है, ठीक है। और आप सभी लोग कर सकते हो बच्चों, ठीक। जिन बच्चों को क्लास लेनी है, जैसे कि अभी कुछ वीडियोस जो है आपको दिख रहे हैं, कुछ वीडियोस जो है आपको नहीं दिखेंगे, कुछ वीडियोस जो है ऐप पर जा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि यदि पूरी क्लास आपको कंप्लीट चाहिए होगा बच्चों तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आपको मिल जाएगा। दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। कोर्स फी की हम बात करें तो कोर्स फी जो है 1000 रुपीज है, लेकिन 50% डिस्काउंट है, इसलिए वो 500 रुपए में आपको ये कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी के लिए, जो ड्राइंग टीचर भर रखे हैं बच्चे, हम उनको टारगेट किए हुए हैं। उसके साथ साथ बीपीएससी में भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो कला वाला है वहां उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं और भी बात करूं तो यूपी टीजीटी, जो कि पिछले अगस्त 2022 से बच्चे फॉर्म भर के बैठे हैं,
और अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ है, तो बस ज्यादा दिन की बात नहीं है, अब एग्जाम होने की मतलब डेट जो है वो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी भी नहीं होगा, लगभग 2-3 महीना 4 महीना लगेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो बच्चों, हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझाते हुए अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है हमारी क्लास लेने के लिए, वो सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनको क्लास पूरी दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारे महानगर थे। अब बात करें हड़प्पा कालीन स्थलों की, तो ये बिल्कुल समझ लीजिए अफगानिस्तान में 2 स्थल आते हैं, कौन कौन से? सोर्तगोई। देखिए बच्चों, यहाँ पर सारा का सारा स्थल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम थोड़े पॉइंट्स को हम क्लियर कर दें। यहाँ सोर्तगोई है और मुंडी घाट है। पाकिस्तान की बात करेंगे, ये अफगानिस्तान वाले 2 स्थल हो जाएंगे, इनके बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोनों। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के स्थलों की हम बात करें तो यहां पर ध्यान समझेंगे, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के हड़प्पा है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, और बलूच प्रांत में सुतकान गेंडूर है। इन सबको तो पढ़ना है अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 1 2 2 3 4 ये 4 ऐसे स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल जान के रखिएगा, बिल्कुल बेटा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। जो बच्चे ड्राइंग टीचर्स हैं, यहां से क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। एक एक टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे, जिनमें से जहां से जो भी चीजें, वहां की मूर्ति है, वहां की चित्रकारी है, वहां के जो चित्रित मृदभांड है, यानी कि जो बर्तन है मिट्टी के, इसके साथ साथ टेराकोटा है, टेराकोटा की मूर्तियां कौन सी मिली, खिलौने कैसे हैं, ठीक है, इन सब पर चर्चा करेंगे बड़े अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम भारत की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर, भारत में देखिए राज्यवार देखेंगे तो राज्यवार आप देखेंगे क्या, भारत में पहला राज्य जम्मू कश्मीर, जिसमें मांडा पड़ना है, भारत का ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। ठीक है, मांडा। ठीक, पंजाब में चलेंगे तो पंजाब में आपका रोपड़ हो जाएगा, जिसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, हरियाणा में बनावली राखीगढ़ी हो जाएगा, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक स्थान दैमाबाद, और गुजरात में लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर, ये 4 आपको बता देता हूं। अभी गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल खोजे गए हैं बच्चों। ठीक है, सर्वाधिक सिंधु घाटी स्थल खोजे गए हैं, तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। सभी लोग बच्चों आराम एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। फिर नगर नियोजन की बात करें बच्चों, तो यहाँ थोड़ा नगर नियोजन भी समझ लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नगर नियोजन से संबंधित बनेंगे। तो 2 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला नगर नियोजन को देखेंगे, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बच्चे हिस्ट्री वाले भी होंगे वो सब भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदे की चीज है ये। ठीक है, तो वैसे भी जो हमारा टारगेट है वही हम करेंगे। टीचिंग वाले जो ड्राइंग टीचर वाले हैं उन्हीं की भर्ती का तैयारी करवा रहे हैं। देखिए, पश्चिमी टीला की हम बात करें, पूर्वी टीला की, तो पश्चिमी जो टीला है वो कम क्षेत्रफल था, इनका कम क्षेत्रफल था, और पूर्वी टीला का क्षेत्रफल अधिक था। क्योंकि इस तरफ की बात करें तो ये जो उच्च वर्ग के लोग थे वो रहते थे, और इधर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ये ऊंचाई पर बने थे, मतलब कि थोड़ा ऊंचे स्थानों पे रहते थे, और कम ऊंचाई पर बनने वाले जो पूर्वी टीला था वो था कम आबादी थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे, कुछ स्पेशल कुछ लोग व्यक्ति रहते थे, और यहाँ पर अधिक आबादी थी क्योंकि यहाँ पर पूरा गांव बसा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से टीला है, पूर्णतया दुर्गीकृत, इसलिए इसको गढ़ी क्षेत्र कहा गया बच्चों। बिल्कुल से ये दुर्ग है, ऊंचाई पर होकर के दुर्गीकृत कर दिया जाता था। यहाँ पर राजा और राजा के साथ उनके स्पेशल व्यक्ति, ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो, राजा, पुरोहित, शासक, उच्च वर्ग के लोग रहते थे यहाँ पे, राजा, पुरोहित, शासक, लेकिन ये दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ पर निम्न वर्ग जनता, जो कॉमन लोग हैं, शिक्षक, व्यापारी, सैनिक, ये सभी लोग जो हैं पूर्वी टीला वाले क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, विशाल स्नानागार परिसर इनकी पश्चिमी टीले में था, विशाल अन्नागार परिसर था, विशाल सभा भवन था, कब्रिस्तान था, 7 अग्निवेदिकाओं की बात करें तो अग्निवेदिकाएं थी, 7 यहाँ पे अग्निवेदिकाएं भी मिली हुई हैं, तो ये ध्यान रखोगे। इसके साथ यदि हम पूर्वी टीला की बात करें तो विशाल अन्नागार था, परिसर था, तांबा गलाने की भट्टी थी, तांबा गलाने की भट्टी, क्योंकि यहाँ पर तांबा और टीना मिलाकर के क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। तांबा और टीना को मिलाते थे, तांबा और टीना, ध्यान समझ लीजिएगा, मैंने बताया अभी क्लियर किया है, तांबा प्लस टीन, इन दोनों धातुओं को मिलाकर के बनाते क्या थे, कांसा, और कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है,
इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। मेलुहा क्यों कहा गया है? ये मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा दिया गया नाम है, मेलुहा सभ्यता कहते थे। कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता को बोला गया। क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा, आपके चित्रकला में ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर रखोगे बच्चों। हम चलेंगे अगले पॉइंट पे, देखेंगे हमारा क्या है ये। अब क्या आ जाता है यहाँ पे? ग्रिड। अब ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कों की बात की गई है, भवन बने हुए थे, ठीक है। ग्रिड पद्धति को हम लेकर के बात करें तो थोड़ा सा इस बात को यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे ऐसे कुछ इस प्रकार की सड़कें थी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे सड़कें थी और यहां से भी सब सड़क बनाई जाती थी और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे घर थे इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पे ये घर थे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा इस प्रकार से। तो सड़क कुछ ऐसी थी, ऐसे यहां पर भी घर हुआ करते थे। जो हाईवे था, हाईवे की तरफ यहाँ इस समय के मकान के मुंह नहीं हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ आजकल जो है वो कैसा है, मकान का जो मुंह है, देखिए मुंह इधर ही था, ये इधर दरवाजा था और ये आकर के एक छोटी सी रोड से, यानी कि यहाँ पे सब रोड से मिलती थी और ये रोड आगे चली जाती थी, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखोगे, ठीक। और ये ऐसे रोड आती थी इधर को, ठीक। ये कुछ इस प्रकार ग्रिड पद्धति हो गई, इस प्रकार से ऐसे रोड थे, ठीक है। अब यहाँ पर मकान जो है वो बने हुए थे और इसका दरवाजा रास्ता इधर था, ठीक है, डायरेक्ट खुलता नहीं था। अभी क्या है कि अभी हाईवे की तरफ ही खुलता है, ठीक है, इस प्रकार से था, ठीक है। ये ग्रिड पद्धति पर आधारित था, यानी समकोण पर दोनों दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी बच्चों, ठीक है, दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित था। और ये क्या है, घर है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं तो यहां पर ही मेन होल बनाए गए थे नालियों के लिए, ठीक है। नालियों की हम बात करें तो कुछ ऐसे ही नालियां बनाई गई थी और यहां से इनको भी यहां जोड़ा गया था, ये घर से ऐसे जुड़ी हुई थी। मेन होल है, मेन होल इसलिए बनाया था क्योंकि सफाई के लिए, फिर ऐसे यहाँ पे भी जुड़ी हुई थी मेन होल, सब होल ऐसे जाता था इस प्रकार से, ठीक है। तो नालियां कुछ इस प्रकार से बनाई गई थी, ऊपर से ढकी हुई थी, मेन होल बनाया गया था उससे कचरा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। इसी प्रकार से नालियों की भी देखिए आयताकार खंड में विभाजित थे, समकोण पर ये काटती थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखोगे। मैं चलता हूं अगले पॉइंट पे। देखिए ईंटों की बात की गई है, हम ईंट की बात करें तो ईंट का अनुपात जो था, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ईंट का अनुपात 2:3 था। देखिए ये भी चित्रकला ही मतलब कला से संबंधित है, ठीक है। तो कला से संबंधित है, इसलिए आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है भाई, ईंट बनाने की भी कला है। तो ईंट 4x2x1 का बनाया करते थे, आकार में समरूपता थी, यानी कि लगभग एक जैसी ही ईंटें प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंटों का उपयोग चबूतरा बनाने में, रक्षा दीवार बनाने में, बुर्ज सड़क बनाने में, और पक्की ईंटों का उपयोग करते थे विशाल भवन, स्नानागार, ठीक है, अन्नावार, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा आप जानते हो क्या होता है? गोदीवाड़ा उन्हें कहा जाता है जिसको बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। और बंदरगाह इसका एक और नाम है इस समय के, कहते हैं डॉकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड। ध्यान समझ लीजिएगा, डॉकयार्ड बोला गया है, क्वेश्चन बने तो गड़बड़ ना हो। गोदीवाड़ा हो जाएगा, बंदरगाह जिसे कहते हैं डॉकयार्ड है, ठीक है। ये नाली कुआं ये सभी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अन्नागार की बात करें, बताता हूं मैं यहाँ पे आगे चल करके, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा बच्चों। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो लगभग हर अमीर और गरीब के घर कुआं पाया गया है। कुआं हमेशा देखा जाए तो हर लोगों के घर में था, ठीक है। नालियों का प्रबंधन, तो नालियों के प्रबंधन में भी मैंने बताया कि नाली कैसे बनती थी, तो गंदे पानी के निकास के लिए ढकी हुई नालियां बनाई गई हैं, ठीक, जो मुख्य रूप से मुख्य नाली से जोड़ी जाती थी, और नालियों की नियमित सफाई के लिए मेन होल बनाए गए हैं। अभी मैंने आपको चित्र में समझा दिया, मेन होल बनाया गया है, मेन होल था, मेन होल से जब गंदगी साफ कर देते थे फिर बंद कर देते थे, ऊपर से ढकी हुई नालियां बनाई। आज आप सोचिए कि जो व्यवस्था आज हम यहाँ इतने अपडेट होने के बाद मानव कर रहा है, ये हमारे 3000 साल 3500 साल पहले मानव हमारे यहाँ के जो मानव हैं, आर्य लोग हैं, वो ये ऐसा करते थे, ठीक है। यानी कि वो कितने अपडेट थे, कितने ज्यादा बुद्धिमान थे, कितने समझदार थे, या कह लीजिए कि दूरदर्शी सोच वाले लोग थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए भवन की बात चल रही बच्चों, तो भवन को हम यहां पर देखेंगे। भवन की बात करें
तो विशाल भवन बनाए गए, ठीक है, अन्नागार बनाया गया, अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ठीक है, जो कि 45.71 और 25.23 ये इस प्रकार से बनाए गए। थोड़ा देखेंगे यहाँ पे हम चित्र ये बना दे रहे हैं अन्नागार, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है ये, यहाँ पे ध्यान समझ लीजिएगा, ये आपका 45.71 मीटर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका 15.23 मीटर, ठीक है, 23 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाए गए, ये कुछ इस प्रकार से भवन बनाए गए थे, ये ऊपर का इनका रेलिंग हो जाएगा, ठीक, ऐसे आकृति थी इनकी, तो थोड़ा ध्यान में रखोगे। इसके बाद में हम बात करें यहाँ स्नानागार की, स्नानागार यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा क्लियर करते चलोगे। जनरल पेपर का भी क्लास होगा, जनरल पेपर का भी क्लास होगा बेटा, बिल्कुल सही होगा, जनरल पेपर का क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एल्टीग्रेड वाले भी बच्चे जुड़ेंगे, एल्टीग्रेड हैं, जीआईसी हैं, वो लोग बच्चे भी देख सकते हैं, तो एल्टीग्रेड वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। हाँ, एक आगे चलेंगे हम लोग। देखिए स्नानागार की हम बात करें तो स्नानागार आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, स्नानागार की हम बात करें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो कि 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर जो है वो गहरा है। स्नानागार थोड़ा देखेंगे, इसको समझेंगे, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये 12 मीटर की इनकी चौड़ाई है और 7 मीटर की इनकी 12 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई और कुछ इस प्रकार से इनकी गहराई हम थोड़ा सा यहाँ दिखा दे, प्रयास करते हैं दिखाने का, ठीक है, गहराई थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ ऐसे ही चौकोर सीढ़ियां बनाई गई हैं इसमें, कुछ इस प्रकार से सीढ़ियां क्या है कि ये गहराई ही है पूरा, थोड़ा ऐसे नहीं, इसको जो है ठीक, ये कुछ गहरा है, तो ये जो गहराई है ये 2.5 मीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इनके सीढ़ियां जो बनाई गई हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही ये उतरने के लिए यहाँ पे जब आते थे नहाने के लिए तो लोग उतरा करते थे, स्नानागार है, ठीक, ऐसे उतरते थे लोग, वहां पे उतर करके नीचे जाकर के स्नान किया करते थे, ठीक है, स्नान किया करते थे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। बल्क में जनरल पेपर की क्लास चलती है, जो जीएस वाले सेक्शन है ना, उसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है, वो उसकी क्लास चल रही है, आपको मिल जाएगी, वो क्लास भी चलती रहती है बच्चों, ठीक है। ठीक, जनरल पेपर की क्लास यानी जीएस वाली जो सेक्शन है उसका चल ही रहा है, हाँ क्लास हो रही है बेटा उसकी। चलो आगे हम पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या बताया गया कि पक्की ईंटों से निर्मित, बिल्कुल सही है, स्नानागार जो थे वो पक्की ईंटों से निर्मित थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। एक और गंदे पानी के निकास के लिए नाली, दूसरी तरफ, ठीक है, इसे कुएं से जोड़ा गया था, ठीक है, एक तरफ से यहाँ नाली बनाई गई थी और दूसरी तरफ में यहाँ पे इसको क्या जोड़ा गया था, कुएं से जोड़ा गया था, ठीक है, कुएं से जोड़ा गया था, क्योंकि कुआं से जोड़ने का मतलब है जो पानी है साफ वाला पानी अंदर जाता था और गंदा पानी बाहर निकलता था, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, गंदा पानी बाहर निकलता था। फर्श की चिनाई जो की गई वो बिटुमन जिप्सम से की गई है, ध्यान समझ लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम की बात की गई बच्चों, क्योंकि ये ठोस है और क्या करता है, ये पानी रिसने नहीं देता था। तो जो इसकी जो फर्श है, नीचे वाले भाग की बात चल रही है, इन सभी फर्श की बात चल रही है, इसकी जो चिनाई है, फर्श जो लगाया गया था उसको जो है जिप्सम से बनाया गया, जिप्सम मिश्रित घोल, ठीक है, उत्तम चिनाई की गई और फर्श जुड़ाई में भी जिप्सम का प्रयोग किया गया, जिससे पानी रिसे ना, पानी बहे ना, ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया। उस समय के मानव कितना अपडेट थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। चलो अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करें तो इस सभ्यता के नगर स्थापत्य में सार्वजनिक कुएं तथा सार्वजनिक शौचालय भी पाए गए। ये एक बात ध्यान रखिएगा,
कुएं और शौचालय भी पाए गए। हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिल भवनें, सीढ़ियां और कच्ची पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हुए, कच्ची ईंटों के साक्ष्य और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं। गोलाकार स्तंभ, ठीक है, और घर में खिड़की का चलन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं था, चलन में नहीं था, कुछ जगह पाया गया हो इस बात अलग है, ठीक है। गोलाकार स्तंभ थे। यहां सभी प्रकार के भवन मिले, परंतु मंदिर का साक्ष्य कहीं नहीं मिलता। ये बात आप ध्यान रखोगे, ये वाला पॉइंट, मंदिर नहीं मिला है, ठीक है, सब कुछ मिला है लेकिन मंदिर नहीं। और विशाल स्नानागार जो है वो ये बताता है कि कोई सार्वजनिक कार्य होता था, कोई ऐसा फंक्शन होता था जहां ज्यादा मात्रा में लोग आते थे, इसलिए उसको बनाया गया। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों के बगल में कुंड हुआ करता है, ठीक है, वो कुंड जो है वो इसीलिए है कि सार्वजनिक स्तर पर सभी लोग जो है एक साथ स्नान कर सकें, तो कुछ ऐसा ही था। लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन स्नानागार कुछ ऐसा संकेत दे तो रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। चनहुदड़ों में ईंटों पर क्या मिला है? बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान ईंटों पर मिले हैं चनहुदड़ों में, ठीक है। इससे पता चलता है कि ईंटों को पहले सुखाया जाता था। यह पता चलता है कि ईंटों को पहले सुखाया जाता था। ये क्वेश्चन बने तो आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता कौन सी हुई थी? यहां पर बर्तन पर चित्रकारी ज्यादातर अवशेष मिले हुए हैं, बर्तन पर चित्रकारी की गई है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले यही सिंधु सभ्यता में ही मिलता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। सर्वाधिक उपासना जो है वो मातृ देवी की गई, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है यहाँ पर। अभी मैं चित्र सहित दिखाऊंगा, बस ये क्लास थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, लास्ट तक बने रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास ये, और सारी चीजें यहां से आपको क्लियर हो जाएंगी। ये टॉपिक जितना हम लेकर आए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक कि वो यह एग्जाम तो क्लियर करेंगे, मतलब इस एग्जाम के लिए है ये चित्रकला वालों के लिए, लेकिन ऐसे भी जीएस में भी पूछा जा सकता है। कला जो हमारा आर्ट एंड कल्चर होता है वहां से भी पूछा जाता है। तो पूजा की बात करें तो पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, ऐसा मिला है, क्योंकि हमारी एक जो मुहर मिली हुई है वो पशुपतिनाथ शिव की है। अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वृक्ष की पूजा तो पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा यहां पर की जाती है, ऐसा मिला हुआ है साक्ष्य, ठीक है। सिंधु सभ्यता वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। देखो तीनों है यहाँ पर, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, जिन पर हम बाकायदा चर्चा करेंगे बच्चों पूरी क्लास में। इसमें सबसे पहले जो सबसे प्रसिद्ध जो थी वो वास्तुकला थी। वास्तुकला सर्वाधिक प्रसिद्ध थी क्योंकि बहुत अच्छे से भवन निर्माण और सारी चीजें की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम और आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो क्या थे? मात्र सत्तात्मक थे, यानी कि यहाँ जो हड़प्पा के लोगों की जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी मातृत्व प्रधान थी, ठीक है। यानी कि घर की महिला, जो बड़ी महिला होती थी, बड़ी लेडी होती थी, बुजुर्ग लेडी होती थी, उन्हीं के आदेशों को लोग मानते थे, जो कि ये पहले की बात है। मात्र सत्तात्मक सत्ता वैदिक काल के बाद आते आते वैदिक काल से पितृ सत्तात्मक सत्ता में बदल गई, और आज वो समय है कि न्यूट्रल हो गई है, ना मात्र सत्तात्मक सत्ता है और ना ही पितृ सत्तात्मक सत्ता है। आने वाले समय में मात्र सत्तात्मक सत्ता देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा बनता ही जा रहा है, ठीक है। तो प्रकृति अपने आप ही इन चीजों को क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है। मात्र सत्तात्मक सत्ता, पितृ सत्तात्मक सत्ता, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखोगे बच्चों, ठीक है। मोहरों पर मातृ देवी का चित्र देखने को मिला। यहाँ पर शांत तो सभी लोग थे, सिंधु घाटी वाले जो लोग हैं, ठीक है। गेहूं और जौ के बारे में यहां से जानकारी मिलती है, ठीक है। लोहे का ज्ञान नहीं था, ये बात पता चलता है, ये ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो ये थी बच्चों जनरल सी बात, यहां तक की जो बात थी वो जनरल थी, सामान्य थी, जो कि सब जगह पूछी जाती है और आपके चित्रकला में भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखोगे कि यहाँ ये इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम जब चल रहे हैं आगे तो आप देखेंगे हड़प्पा नामक स्थल की जब खुदाई हुई, उसके बाद यहां से कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिले, क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजें अच्छे से करते रहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है आप इसको क्लियर करते चलेंगे बच्चों, और हम अब देखेंगे यहां पर आगे चल करके
ठीक है, हड़प्पा जी को। ठीक है, तो हड़प्पा को हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। आप सब लोग जल्दी से एक्टिव हो जाइए और हड़प्पा वाले पोर्शन तक हम पहुंचते हैं और वहां से जो है हड़प्पा से संबंधित पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखिए हड़प्पा के बारे में आप सभी जानते हो कि हड़प्पा नामक स्थान पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है। मांटगोमरी जिला आप सभी जानते हो, और यह जो है पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान में स्थित महत्वपूर्ण स्थल है बच्चों, जो कि आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट्स देखना होगा और हम क्लियर कराते हैं आपको। ठीक है, चलो देखिए पंजाब का ये प्रांत है और मांटगोमरी जिला है जहां पर हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई। रावी नदी के तट पर यह स्थित है। दयाराम साहनी 1901 में खोज करने वाले हैं। ठीक है, प्राप्त साक्ष्य पर हम चर्चा करेंगे। तो प्राप्त साक्ष्य देखेंगे कि प्राप्त साक्ष्य क्या है। विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार यहां पर प्राप्त हुआ। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। कब्रिस्तान जो R37 के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। कब्रिस्तान जो मिला हुआ है, तो ये एक एक पॉइंट क्लियर करके रखोगे। फिर मिला है पत्थर से बनी लिंग योनि संकेतात्मक मूर्ति, कुछ लिंग योनि संकेतात्मक मूर्ति मिली हुई है। इसके साथ साथ स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, एक चित्र है जिसमें क्या मिला है, स्त्री के गर्भ से एक निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है हमें कि ये उर्वरता की देवी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखोगे, यहां से सारे पॉइंट्स क्लियर होने। देखिए बहुरंग निर्मित बर्तन यानी चाक पर निर्मित, देखिए अब यहां पर देखेंगे बर्तन, ये देखिए क्लियर करता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। ये आप देख सकते हैं क्या है, बहुरंग। ठीक है, बहुरंग निर्मित बर्तन है ये। ठीक है, ये चित्रकारी की गई, देख लीजिए चित्रित कहा गया है कि चित्रित मृदभांड बनाया गया है। ये क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्रित मृदभांड की बात करें तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चित्रित मृदभांड है, चाक पर बनता था उस समय। ठीक है, तो चाक पर बनाते थे चित्रित मृदभांड। पॉइंट क्लियर। चलो इसके बाद हम देखेंगे क्या आगे। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, एक श्रृंगी वृषभ का अंकन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक श्रृंगी वृषभ, तो एक श्रृंगी वृषभ देखें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सिंग वाला बैल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक श्रृंगी वृषभ देखिए यहाँ पे ये कुछ दिख रही है, इनकी एक सिंग दिख रही है, एक सिंग। ये आपको क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, एक सिंग दिख रही है यहाँ पे, तो ये एक श्रृंगी वृषभ है। ये एक चित्र आप देख रहे हैं, ये बैल का चित्र दिया गया है, क्या है, एक सिंग वाला बैल है। ठीक, जो ये मोहर है, मोहर बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसी मोहर ये बनती थी यहाँ पे। ठीक है, ये एक श्रृंगी वृषभ का अंकन मोहर पर किया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़प्पा से मिली हुई है। ठीक है, एक श्रृंगी वृषभ। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब इसको एक एक करके करते चलोगे। ठीक, अब इसके बाद में हम और आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे यहां पर। देखिए ठीक है, क्या मिला, श्रमिक आवास। ठीक है, श्रमिक आवास मिला है। ठीक है, श्रमिक आवास मिला, दर्पण भी मिले हैं, दर्पण के साथ कांसे का बना हुआ इक्का मिला है, यह भी पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। कांसे का बना हुआ इक्का इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट जो मिला हुआ है वो क्या है, पुरुष धड़। पुरुष धड़ जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, पुरुष धड़। ठीक है, ये 3.25 इंच का है। ठीक, पुरुष धड़ 3.25 इंच का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुरुष धड़ 3.25 इंच का पुरुष धड़ मिला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से करते चलोगे सभी लोग, जो इंपॉर्टेंट है ये पूछा ही जाता है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जी पुरुष धड़ मिला 3.25 इंच का। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर सर नहीं है, धड़ ही है, 3.25 इंच का है ये। ठीक, चलो आगे हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या मिला है, मछुआरे का चित्र। अगला यहाँ पे क्या मिला, मछुआरे का चित्र। ठीक है, मछुआरे का चित्र मिला, वो भी बर्तन पर बना हुआ मिला। मछुआरे का चित्र, नटराज मूर्ति यानी मेल टोरोसो देखने को मिला यहाँ पे। ये 3.6 या 8 इंच और या कह सकते हैं या 3.7 या 8 इंच का है यानी कि 9.2 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखोगे, नटराज जो मिला हुआ है। ठीक है, एक ढक्कन पर 2 हिरण के चित्र मिले हुए हैं, ये ध्यान रखोगे।
एल आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं। हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति मिली है। ठीक है, मां के साथ ही बच्चे ने जुड़वा, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखोगे। नटराज मूर्ति जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मछुआरे वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनाया पूछा जाता है। ठीक है, ये मानवों की चित्रकारी है, सिंधु घाटी सभ्यता के मानवों की चित्रकारी है। आपको इसको ध्यान में रखना होगा। हम बाकायदा अभी जब हमारी ये क्लास खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास जब हमारी लगेगी, तो हम आपको बाकायदा और अच्छे से इनमें जो भी इनकी बारीकियां हैं उन पर चर्चा करके आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखते चलिए ये कहां से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं और क्या इसमें स्पेशलिटी है। देखिए अब इसको देखेंगे यहां पर, नवयुवती का भी चित्र मिला हुआ है। ठीक है, ये सभी चीज जो मिली हुई है ये सब हड़प्पा से हैं। हड़प्पा नामक स्थल जिसकी खुदाई की गई। फिर देखिएगा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ये भी ध्यान में रखोगे। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ जो कि सैलखड़ी से बनी हुई है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये एक श्रृंगी वृषभ की जो बनी हुई सैलखड़ी की जो सील मिली है, मुहर मिली है, वो कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुषधर जो लाल चूना पत्थर का बना हुआ है, लाल चूना पत्थर का, यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त कांसे का बना हुआ इक्का जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारी बातें यहां पे हमने क्लियर कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे यहां पर मोहनजोदड़ो को लेकर के यहां पे क्लियर करेंगे हम लोग एक एक पॉइंट। देखिए मोहनजोदड़ो, अब हड़प्पा के बाद हम क्या देख रहे हैं? मोहनजोदड़ो देख रहे हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो यहां पे क्लियर करेंगे क्या? देखिए लड़काना जिला सिंध प्रांत, सिंधु नदी के दाएं तट पर राखालदास बनर्जी। ठीक है, ध्यान से रखिएगा इसको। राखालदास बनर्जी 1922 में खोजा। देखिए विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, विशाल स्नानागार जो कि 12 × 7 × 2.5 मीटर का है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये हो जाएगा आपका 45.71। ठीक है, इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना था? 15.23। ठीक है, मीटर। ठीक, विशाल सभा भवन मिला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन बनता है। विशाल सभा भवन को लेकर के क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये लगभग 27 × 27 मीटर में है ये। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं लगभग, ठीक है, 90 फुट। ठीक है, 90 फीट चौड़ा। ठीक है, चौड़ाई लंबाई में आ जाएगा ये कौन? विशाल सभा भवन। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर करके रखोगे बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं मोहनजोदड़ो के और स्थानों को और चित्रों को देखने क्या क्या मिले हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या मिला है? पशुपतिनाथ शिव। देख लीजिए बच्चों, ये चित्र जो है आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे ही आपको चित्रकारियां समझ में आएंगी, चित्रकला समझ में आएगा कि किस प्रकार से इन्होंने एक मोहर बनाया। ठीक है, जिस पर पशुपतिनाथ शिव का अंकन किया है इस मोहर पर, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्रकला वाले बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक, यहां पर इसको बताया जाता है क्या? 3 मुख वाले देवता। हम एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दें इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। ये क्या है? 3 मुख वाले देवता। ठीक है, देवता कुछ ऐसा बताया गया, 3 मुख वाले देवता, यानी पशुपतिनाथ की देवता की ये मूर्ति है, मतलब जो चित्रकारी की गई है। और बनी किसकी है? सैलखड़ी की बनी हुई है ये, सैलखड़ी। ठीक है, सैलखड़ी की बनी है ये, ध्यान से समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि बाईं ओर, ठीक है, गैंडा व भैंसा है। ठीक, बाईं तरफ में क्या है? बाईं तरफ गैंडा व भैंसा बना हुआ है।
ठीक है। दाईं तरफ की हम बात करें, ठीक है, दाईं तरफ की बात करें तो यहां पर क्या बना है, एक हाथी है, यानी हाथी और क्या मिला है, व्याघ्र, व्याघ्र, हाथी व व्याघ्र है यहाँ पे, ये ध्यान रखोगे। और दोनों के बीच यदि हम बात करें, दोनों के बीच क्या मिला हुआ है, हिरण, दो हिरण मिले हुए हैं, दो हिरण का यहाँ पे चित्रकारी। अब देखिए इस डायग्राम को देखकर आप क्लियर करिए, समझिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। दो हिरण मिले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दो हिरण के चित्र मिले हुए हैं, इसको आप क्लियर करते चलोगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी क्लास, ठीक है, तो इसको क्लियर करते चलिए। ठीक है, देखिए चित्र को देखेंगे समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये पशुपतिनाथ शिव की बात की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इधर भी चित्रकारी की गई है और इधर भी चित्रकारी की गई है, ठीक। जिन चित्रकारी को ध्यान से देखोगे तो ये मैंने जो नोट किया है ये आपको दिखेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको देख करके समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, आप समझते चलोगे एक एक पॉइंट को, ठीक। आप देखेंगे इस एक तरफ में क्या दिख रहा है, एक तरफ में आपको यानी बाईं तरफ में दिख रहा है गैंडा, ठीक है, बाईं तरफ गैंडा बना हुआ दिख रहा है और भैंसा बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। और दाईं तरफ में हाथी और बाघ बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ में हिरण, बीचों बीच में दो हिरण दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसको आप यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक एक पॉइंट आप करते चलोगे जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए हम और आगे चलते हैं बच्चों यहाँ से, चलो। अब मिला है क्या, अगला जो पॉइंट है आपके लिए वो है तांबे के दो उपकरण में लिपटा हुआ सूती कपड़ा और सूती धागा, ठीक है, सूती धागा और सूती कपड़ा, ठीक, सूती धागा मिला है और सूती कपड़ा जो मिला हुआ है। नारी की मृण मूर्तियां मिली हुई हैं, मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है। मकान में कुछ खिड़की के साथ कहीं मिला हुआ है, ये प्रॉपर नहीं है बेटा, मकान में खिड़की का साक्ष्य, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे। लेकिन हाँ यदि कहीं से बनता है तो कुछ मोहनजोदड़ो को लेकर के थोड़ा सा, तो ये पॉइंट देख सकते, पक्की ईंटें मिली हुई हैं, कुम्हार के भट्ठे मिले हुए हैं, कुम्हार जो कि वो भट्ठे लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, टेराकोटास की जो मूर्तियां हैं। देखिए एक और चित्र मिलता है आपके सामने, खिलौने की आकृति, तो आप इसको भी देख सकते हो, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, खिलौने की आकृति कुछ इस प्रकार से, ये टेराकोटा में निर्मित खिलौने की आकृति मिली हुई है, टेराकोटा में निर्मित खिलौने की आकृति, कुछ खिलौना है ये बच्चों का खेलने वाला, ये आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद और आगे चलेंगे, ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट नहीं, सुपर मोस्ट, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम कहेंगे इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही रहा है, इसके बारे में हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। सबसे पहली बात, विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति, पहला बात कि विश्व की सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति, सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति, ये बात क्लियर, मूर्ति पहली बात क्लियर, ठीक है। उसके साथ साथ हम यहां पर देखेंगे कि प्रथम कांस्य प्रतिमा, एक और बात लिखता हूं यहां पे, प्रथम कांस्य प्रतिमा, ठीक, प्रथम कांस्य प्रतिमा, ठीक है, प्रतिमा आभूषण को छोड़कर, ठीक, आभूषण को छोड़कर आभूषण को छोड़कर पूरी तरह नग्न, आभूषण को छोड़कर पूरी तरह नग्न, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बातें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये कांसे में बनी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो ये 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, या फिर 4.13 इंच लंबी है, ठीक है। दोनों बातें यहां पे क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन बनता रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि जो ये निर्मित हुई है ये ढोकरा कास्टिंग पर, ठीक है, ढोकरा कास्टिंग के उस पे निर्मित हुई है, विधि द्वारा, ढोकरा कास्टिंग द्वारा निर्मित है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
कैसी? नर्तकी की मूर्ति से लग रहा है नर्तकी की मूर्ति है और कांसे से बनी हुई है, कांसा, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, प्रथम विश्व की प्रथम सबसे पुरानी कांसे की बनी हुई मूर्ति है ये। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए बच्चों, जो कि ये जानकारी में रखना होगा 8 वाले बच्चों के लिए तो खास करके है ये भैया। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलेंगे हम अगले पॉइंट पे। देखिए अगला जो हमारा आता है क्या? दुशाला ओढ़े। ठीक है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, जो भी सुपर इंपॉर्टेंट है ये। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, दुशाला ओढ़े, देखो योगी की मूर्ति दिख रही है, ये दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है। ठीक है, कहा गया है ये प्रस्तर की मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ठीक है, प्रस्तर, प्रस्तर यानी पत्थर। ठीक है, पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इसको बोला जाता है, पत्थर की मूर्ति में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, दाढ़ी वाली मूर्ति। ठीक है, दाढ़ी वाली मूर्ति। ठीक है, दाढ़ी वाली क्या हो जाएगी? मूर्ति हो जाएगी ये, इसको बोला गया है दाढ़ी वाली मूर्ति। देखिए इनको दाढ़ी है नहीं। ठीक है, ठीक है, दाढ़ी वाली मूर्ति बोला जाता है। ठीक, इसको ध्यान में रखोगे, दाढ़ी वाली मूर्ति कहा गया है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर इसको बोला जाता है पुजारी वाली। ठीक है, तो ये योगी जो बोला गया है इसको पुजारी भी बोलते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, पुजारी की मूर्ति है ये। ठीक है, ये दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कह देते हैं, पुजारी की मूर्ति कह देते हैं इसको, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 17.5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी, दाढ़ी वाले पुजारी, ठीक, पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ठीक है, 17.5 सेंटीमीटर लंबी। ठीक, ध्यान समझ लीजिएगा, तो ये भैया आपको दिमाग में रखना होगा, ये चित्रकला वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनना ही है, बिल्कुल तय है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में अपने रखना होगा। ठीक है, ऐसी मूर्ति जो कि दुशाला ओढ़े योगी की। हाँ, एक बात और समझ लीजिए इसको कि ये राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में क्या है? सुरक्षित है। ठीक है, नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों, ध्यान समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल से करते चलोगे आप सब लोग, और चलते हैं हम आगे। ठीक है, यहां से देखेंगे एक और आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वृषभ की बलिष्ठ मुद्रा है, ये बैल की क्या है? बलिष्ठ मूर्ति है। बलिष्ठ मूर्ति, बलिष्ठ मतलब बहुत ज्यादा, कहा गया है इसमें कि ये जो बैल है वो कैसा है? आक्रामक मुद्रा में है। ठीक है, आक्रामक मुद्रा, क्वेश्चन आता है बेटा, ये आक्रामक मुद्रा में है ये बैल। ठीक है, और इसको ध्यान में समझ लीजिएगा, ये बनी हुई है टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा, ध्यान समझ लीजिएगा, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा द्वारा निर्मित। ठीक, ये इसको क्लियर करके रखोगे आप सभी लोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बलिष्ठ है ये। ठीक है, तो ये एक मूर्ति ये हो जाएगी, मतलब ये चित्र, ये मूर्तिकारी है जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम फिर चलते हैं और आगे, मातृ देवी की बृहदाकार मूर्ति। देखिए मातृ देवी की बृहदाकार मूर्ति है ये, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मातृ देवी की बृहदाकार मूर्ति, मातृ देवी की बृहदाकार में, बृहद आकार में जो मूर्ति है, इसको ध्यान में रखोगे बच्चों, मातृ देवी की बृहदाकार मूर्ति है ये। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति हो जाएगी, जो कि ध्यान समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इसको क्लियर करके रखोगे, बृहद आकार की मूर्ति हो जाएगी ये। ठीक है, इसके बाद में हम और आगे चलेंगे। हाँ, कुछ पॉइंट्स और हम क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे, देखिए मोहनजोदड़ो और लोथल की बात करें तो यहां से कुछ और बातें मिली। क्या?
एक एक मोहर पर नाव का चित्र मिला हुआ है, नाव का चित्र अंकित है मोहर पर। तो कहां मिला? मोहनजोदड़ो और लोथल में मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक वस्तुओं का प्रयोग प्राप्त भी हुआ है। प्राप्त मतलब कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से सर्वाधिक वस्तु प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पशु युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से नाग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से जल निकासी प्रणाली सर्वाधिक अच्छी थी, वो देखी गई है। ठीक है, तो कुल मिला के यहां तक की वो जो बातें थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की है आपसे। इसके बाद और भी मेजर स्थल हैं जहां से विशेष चीजें जो है प्राप्त हुई हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके साथ साथ में हम सील यानी मोहर पर हम एक अलग से स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होगी। इसी के साथ साथ हम स्कल्पचर और टेराकोटा पर भी एक स्पेशल क्लास लाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारी जो क्लासेस हैं वो भी 3-4 दिन लगातार होंगी सिंधु घाटी सभ्यता पर, और बहुत अच्छे से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो बच्चों, जिन लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है, उनको लेना है, पढ़ना है हमारे साथ, तो वे सभी लोग दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, परचेज कर सकते हैं। 1000 रुपए इसकी फीस है। आप इसका 50% डिस्काउंट के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए में आपको बढ़िया से पूरी की पूरी टॉपिक कंप्लीट करके दी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स तक खुद पहुंचाते रहिए, जोड़ते रहिए और बढ़िया से बने रहिए, तैयारी करते रहिए। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल 8 बजे इसी टाइम पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट बच्चों। हेलो दोस्तों, ग्रेड प्लस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शत्रुघ्न जायसवाल आपके लिए लेकर आया हूँ चित्रकला, जो बच्चे हमारे ड्राइंग टीचर बनना चाहते हैं, जिन्होंने कोर्स परचेज भी किया है, जो मन लगा के पढ़ रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्तमान समय में, वह सभी लोग जो कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और हम एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे 1 बाय 1। जैसे हमारे सामने पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की। इसकी पहले की क्लास हो चुकी है जिसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को टारगेट किया था। मैंने उसको पढ़ाया है आप लोगों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य और प्रमुख स्थल हैं जिनको यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमारा जो टारगेट है वह DSSB है, BPSC टीचिंग का है, राजस्थान टीचिंग का है, इसी के साथ यूपी टीचिंग TGT के टीचिंग का, जो कि ड्राइंग टीचर के लिए जो भर्ती आई हुई है और आने वाली है, उन सभी भर्तियों के लिए ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे अच्छे से और समझेंगे, तैयार करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने पहला है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की हम बात करें तो ये आप सभी जानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और यहाँ से क्वेश्चन बनता रहा है। देखिए ये टॉपिक ऐसा है जिसमें जो बच्चे इतिहास से भी संबंधित हैं, जिनको GS समझना है, वह भी इसको देख सकते हैं। ठीक, हम जो पढ़ाएंगे वो रिस्पेक्ट टू आर्ट होगा, यानी कि जो भी टॉपिक हमारा चलेगा वह आर्ट के रिस्पेक्ट में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, फ्रेंड्स को अपने जोड़ते रहिए और हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं बच्चों, 1 बाय 1 चीज़ों को करते हुए चलेंगे।
तो आप सभी लोग जुड़िए जल्दी से, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें जिससे फिर आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से जुड़िए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर लीजिए और ये 1 बाय 1 करते हैं। चलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। तब तक चलते हैं। देखिए, चनहूदड़ो की बात किया है। ठीक है, चनहूदड़ो जो है वो नवाब शाह जिला सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत नवाब शाह जिला है और ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब यहां पर बताया गया सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। ध्यान से समझ लीजिए। तो आप सभी जानते हो कि सिंधु नदी के ये बाएं तट पर है। देखिए, मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। भारत के नक्शे पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे जनरल सा दिखाएंगे। ठीक है, भारत का नक्शा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा अच्छा है, नहीं ऐसे थोड़ा सा बना के हम दिखाएंगे। एक मिनट। ठीक है, यदि हम नदी की बात करें, सिंधु जी की बात करें, तो सिंधु जी कुछ इस प्रकार से गुजरते हुए ऐसे आती हैं। ठीक है, ऐसे बहते हुए जाती हैं। ठीक है, और यह जो स्थान है वह स्थित है यहाँ पे, इस स्थान पर। और यहाँ ऊपर की तरफ जो है, इसकी हम बात करें तो ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, यह स्थान क्या हो जाता है? मोहनजोदड़ो है। और यह स्थान कौन सा है आपका? यह हो जाएगा चनहूदड़ो। थोड़ा सा समझिए। ठीक है, डायग्राम से समझोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चनहूदड़ो है ये स्थान। तो मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो, इनको ध्यान से देखिएगा। ये मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ लिया है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जो नदियां नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, थोड़ा ये नदी वाला जो है लाइन हम थोड़ा सा दोबारा से खींच दें, क्योंकि ये येलो से दिखता नहीं होगा और बच्चों को कम दिख रहा होगा। ठीक, तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी येलो लाइन है। ठीक है, नीचे यहां तक नहीं आएगा, बस इतना ही मानकर चलिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हो जो नदी की पोर्शन। ठीक है, ये नदी है। मोहनजोदड़ो ऊपर है, चनहूदड़ो नीचे है। और लगभग लगभग यदि मोहनजोदड़ो से चनहूदड़ो की हम बात करें तो लगभग 130 दक्षिण पूर्व, 130 दक्षिण पूर्व की बात हो रही है। 130 किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि ये कितना है? 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 130 किलोमीटर दूर है ये, 130 किलोमीटर। ठीक है, तो चनहूदड़ो क्लियर। अब देखते हैं यहां पर चनहूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, कैसे क्या चीजें रही हैं। देखिए, पहली बात तो एनजी मजूमदार महोदय ने इसकी 1931 में खोज की। ठीक है, चनहूदड़ो नामक स्थान की खोज एनजी मजूमदार ने की। मैके ने जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया। 1935 से 36 के बीच में मैके ने करवाया था। हम मैके की बात करें तो इनका पूरा नाम अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके है। ठीक है, पूरा नाम है अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके। मैके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैके महोदय ने जब इस स्थान की खोज की तो यहां पर उन्होंने मनका बनाने का कारखाना और उसकी भट्ठी खोजी। अब ये मनका क्या है? मनका मतलब वही जो हम पहनते हैं, माला, जिसको हम क्या करते हैं? जपते हैं। वो जो मोती होता है गोल गोल सा, वही मनका कहलाता है। तो मनका बनाने का कारखाना चनहूदड़ो में मैके साहब ने खोदा था। ठीक है, यहां से वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। पीतल की बतख मिली हुई है। ठीक है, यानी कि धातुओं की हम बात करें
तो पीतल की बतख यहां से देखने को मिली है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, पीतल की बतख। अब पीतल की बतख यानी कि उस समय की कारीगरी कितनी अच्छी रही होगी कि बतख बनाया वह भी पीतल से। ठीक है। लिपस्टिक मिला हुआ है, लिपस्टिक, काजल, कंघा। सोचो सौंदर्य प्रसाधन वाली चीजें भी उस टाइम पर ऐसी ही थी जैसे आज के टाइम पर सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, महिलाओं को। ठीक है, उसी प्रकार से ये उस टाइम पर भी थी कि उस टाइम यानी कि सुंदर दिखने के लिए, यानी कि अपने काया को और अच्छा बनाने के लिए महिलाएं आज से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से सौंदर्य प्रसाधन का यूज करके अपने आप को सुंदर दिखने का जो है कार्य करती थी। तो ये ध्यान में रखोगे, यानी लिपस्टिक, काजल और कंघा ये जो है यहां से चनगुदड़ों से देखने को मिला है। ठीक है। इसके साथ साथ हम और आगे की बात करें तो तांबे का चाकू भी देखने को मिला है। तांबे का चाकू, भाला, उस्तुरा, कुल्हाड़ी। उस्तुरा भी मिला है, दाढ़ी जो शेव करने के लिए, बाल छीलने के लिए, ठीक है, जो उस्तुरा का उपयोग करते हैं नाई लोग, वह भी यहां देखने को मिला है बच्चों। ठीक है। तो यह भी आपको दिमाग में रखना होगा, ये सारी चीजें चनहुदड़ों से देखने को मिलती हैं। भारत के नक्शे पर चनहुदड़ों समझ में आ रहा होगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहां पर देखते हैं चनहुदड़ों के और भी पॉइंट्स हैं, जिनमें से यहां पे 3 घड़ियाल, 2 मछलियों का अंकन एक मोहर पर मिला हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखोगे, घड़ियाल और मछली का अंकन, 3 घड़ियाल और एक मछली का अंकन एक मोहर पे मिला है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, पीतल की बतख रिपीट हुआ है। यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर किलेबंदी यानी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं यानी कि यहां पर दुर्ग नहीं था, ये चनहुदड़ो है, यहां दुर्ग नहीं था। ठीक है। एकमात्र ऐसा स्थान जहां वक्राकार ईंटें, वक्राकार यानी कर्व के आकार में कुछ ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं कर्व के आकार में। ठीक है, ऐसा स्थान जहां मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली भी मिली हुई है, यानी कि पकी मिट्टी की पाइप नुमा नाली भी प्राप्त हुई है। अब जैसे कि हम यदि बात करें तो कुछ इस प्रकार से रहा होगा, कुछ ऐसे आधा वाला भाग ऐसा होगा और आधा भाग ऐसा होगा, और इन दोनों को उठा करके एक पर कर दिया गया होगा, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये नाली बन गई। ये कर्व भाग जो है मिट्टी में पकाया गया, मिट्टी का बना के पकाया गया होगा, और यह भी कर्व भाग जो है मिट्टी में बना करके, मिट्टी से बना करके पकाया गया होगा, और दोनों को जो है यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया गया होगा, ज्वाइंट कर दिया गया होगा, और ये हो गया है यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद दोनों ऐसे नाली बन गई होगी। ठीक है, तो ये चीज जो है देखने को यहाँ पे मिलती है, कहां पे ये मिलती है, कहां पे, चनहुदड़ो में। जुड़वा शहर इसको कहा जाता है, जुड़वा शहर के नाम से पहचाना भी जाता है बच्चों। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चीजों को समझते हुए अच्छे से तैयार करते चलोगे। ठीक है, आगे हम यहां देखेंगे क्या, सुतकानगेंडोर। अब हमारा अगला आ जाता है सुतकानगेंडोर। सुतकानगेंडोर भी हम यहां पर अच्छे से देखेंगे, ये भैया क्या है इसको भी क्लियर करेंगे। सुतकानगेंडोर यह भी एक है स्थान जो कि ये सिंधु सभ्यता का ही स्थान है। चलो हम कुछ इसका भी यहाँ पे कुछ डायग्राम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक रफ डायग्राम लेकर के चलते हैं, जिससे थोड़ा समझ में अच्छे से आने लगेगा कि ये बात कहाँ की हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझिए, कुछ इस प्रकार से है। भारत के नक्शे की बात कर रहे हैं, यहां से हम दिखाएंगे आपको सिंधु जी को। ठीक है, सिंधु जी की बात चल रही है, और सिंधु जी जो है वो कुछ ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, बात यहां पर है कि एक नदी और आती है कुछ इधर साइड से, जिसका नाम है दास्क। ठीक है, दास्क नदी। दास्क नदी की हम बात करें तो ये बिल्कुल से पाकिस्तान का एक पिछला हिस्सा है, पीछे का ये नदी जो है दास्क है, और इसी दास्क नदी के तट पर ही सुतकानगेंडोर स्थित है,
दास्क नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। अब दास्क नदी का जो पूर्वी किनारा है वह ये वाला माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ बहते कुछ ऐसे ही बहते हुए आती हैं अफगान एरिया से कुछ ऐसे बहते हुए आती हैं ऐसे। ठीक है, ये सिंधु नदी से नहीं मिलती है, इस बात को ध्यान रखोगे। और कुछ इसी स्थान पर यहां पर यह स्थित है क्या, सुत्कांगेंडोर की हम बात करें बच्चों तो यह स्थान आपको पता होना चाहिए कि ये स्थान यहां पर मतलब कि हम ये कह दें कि ये सबसे पश्चिम भाग है, ये सबसे पश्चिम, ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी, सबसे क्या हो जाएगा, पश्चिमी स्थान है, पश्चिमी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थान। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता का ये पश्चिम स्थान हो जाएगा। और इसी की हम बात करेंगे जो कि दास्क नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ये पूर्वी किनारे पर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी बलूचिस्तान में है ये। अब दक्षिणी बलूचिस्तान का मतलब ही बिल्कुल बलूचिस्तान का नीचे वाला हिस्सा पाकिस्तान, जो कि पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूच प्रांत, तीन प्रांतों में ये बटा हुआ है। ऊपर के हिस्से को पंजाब प्रांत, बीच वाले हिस्से को सिंध प्रांत और नीचे वाले हिस्से को बलूच प्रांत कहा जाता है। तो ये बलूच में भी दक्षिण बलूच यानी सबसे नीचे वाला बलूच, मकरान तट वाला इलाका। ठीक है, कुछ यहां से हम बात करें, कुछ ये वाला जो जाता है तो ये मकरान तट है। ठीक है, मकरान तट की बात चलती है, तो ये ध्यान रखोगे दास्क नदी के, ठीक है, पूर्वी तट पर है। ऑरेल स्टाइन ने 1927-28 में इसकी खोज की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझते चलोगे बच्चों। ठीक है, हाँ अश्वमित्रा, हाँ अश्वमिथु, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो पढ़ते चलो बच्चों सब लोग वन बाय वन। ठीक है, आप सभी लोग इसको करते चलोगे। ठीक, यहां इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, ये मकरान तट वाला इलाका है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या मिला है, मनुष्य के अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन, अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन, यानी कि अस्थि राख यानी हड्डी, जो राख वाली हड्डी है उसकी बात चल रही है। यानी कि यहां पर ऐसा कुछ पाया गया, जैसे हमारे यहां पर आज के समय में क्या होता है, आज के समय में जब हम अपने पूर्वजों का दाह करते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनको क्या करते हैं, दाह मतलब आग लगाते हैं। यानी कि जब दाह संस्कार क्रिया पूरी होती है उसके बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन पे क्या करते हैं, उस पूरे अस्थि राख को एक कलश में लेते हैं और उस कलश को ले जाकर के हम कहां डालते हैं, गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी परंपरा रही होगी कि मनुष्यों का राख भर के एक कलश में भर करके, बर्तन में भर करके क्या किया जाता रहा होगा। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, मिट्टी से बनी हुई चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, ये सभी यहां से देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू अस्तु जी। ठीक है, आप सभी लोग बच्चों को जुड़े रहिए और अच्छे से क्लियर करते चलिए। मैंने बताया पहले ही, मैं आपको डायग्राम पर अच्छे से समझा दूंगा। भारत के नक्शे पर स्थान क्लियर होना चाहिए, लोकेशन क्लियर होगा तो एक विजुअलाइजेशन बनेगा अपने दिमाग में और ये क्लास प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका दुर्ग एक प्राकृतिक दुर्ग था। प्राकृतिक दुर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि प्राकृतिक दुर्ग हम इसलिए कहते हैं कि यहां पर कोई आर्टिफिशियल दुर्ग नहीं बनाया गया है, ये प्रकृति ने इनको तो चारों तरफ से घेर रखा। कैसे, देखिए एक तरफ तो समुद्र था, एक तरफ समुद्र है, मकरान तट है, यानी कि जो पाकिस्तान का समुद्री इलाका है अरब सागर का वहां है। दूसरी तरफ से दास्क नदी ने घेर रखा है। ठीक है, इधर की तरफ की बात करेंगे तो इधर की तरफ में ये सिंधु नदी है। ठीक, तो ये कुल मिला के, और आप देखते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का एक ऐसे नक्शा थोड़ा पूंछ वाला जाता है, पूंछ वाला कुछ ऐसे नक्शा जाता है, आप देखेंगे इसको समझ पा रहे हो, पूंछ वाला नक्शा कि भारत से आके मिलता है, तो इसी पूंछ वाले नक्शे यहीं पर है ये। ठीक है, अभी हम पाकिस्तान वाले नक्शे दिखाएंगे तो दिखा सकते हैं, तो ये पूंछ वाले नक्शे की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो प्रॉपर आकृति है पाकिस्तान की, वो कैसी दिखती है, कुत्ते जैसी आकृति दिखती है। आपको बहुत अच्छे से देखेंगे तो कुत्ता एक बैठा हुआ कुत्ता दिखेगा आपको ऐसे किए हुआ, और पीछे पूंछ उसकी बड़ी होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी आकृति देखने को मिलती है। ठीक बच्चों, संभवतः ये समुद्र तट पर स्थित एक बंदरगाह था। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा माना जा रहा है कि उस टाइम पर ये एक बंदरगाह रहा होगा, क्योंकि समुद्र तट पर स्थित है। अब बंदरगाह जिसको हम डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है, तो डॉकयार्ड कह लो या बंदरगाह कह लो या गोदीवाड़ा कह लो, ठीक है, ये सारा एक ही नाम है। ठीक है बच्चों,
तो यहां तक क्लियर करके रखो, 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता रहा है। ठीक है, हम चलेंगे आगे। अब हम कहां पहुंच गए? लोथल पहुंच गए, लोथल। ठीक है, कहां पहुंचे? लोथल। हम कहां आए? भारत में आए। अभी हम पाकिस्तान में थे, अब कहां पहुंच गए? भारत पहुंचे हैं। तो अब भारत को हम लोग यहां पे क्लियर करेंगे, यानी भारत को क्या, भारत में लोथल को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, लोथल हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और लोथल 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चलेंगे। आप सभी लोग देखते चलिए, लाइक शेयर करते रहिए बच्चों। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट बनता है इससे संबंधित तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्न के उत्तर देने का। ठीक है, तो ये आप देखेंगे लोथल आ गया। अब लोथल की बात करें बच्चों, तो लोथल क्या है? अहमदाबाद जिला है, काठियावाड़ खंभात क्षेत्र है, काठियावाड़ खंभात क्षेत्र। देखिए बड़ा अच्छी बात की है ये। आओ गुजरात के इस हिस्से को हम थोड़ा अच्छे से देखें। ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक नक्शा बनेगा। ठीक है, ए बड़ा सा हम इसलिए बना रहे हैं, ये क्रीक वाला इलाका है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। ये कुछ ऐसा है हमारा हिस्सा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जाता है ऐसे। भारत का ये गुजरात रीजन, ठीक है, भारत का ये गुजरात रीजन है, ये क्रीक है। ठीक है, ये अब इसकी हम बात करें, यदि हम इसकी बात करें इस पूरे रेंज की, तो ये पूरा रेंज जो कहलाता है ये काठियावाड़ कहलाता है। ठीक है, काठियावाड़, ध्यान समझ लीजिएगा बच्चों, काठियावाड़ हो जाता है। लेकिन ये जो है ये वाला हिस्सा, काठियावाड़ ये तो है ही है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये इसको हम कहते हैं खंभात। ठीक है, क्या कहते हैं? खंभात। ठीक है, खंभात, ये वाला हिस्सा, यानी कि खाड़ी आप सभी लोग समझते हो, जो दो स्थलीय भागों के बीच धंसा हुआ जो हिस्सा है उसी को खाड़ी कहा जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी। ठीक है, ऐसे ही ये खंभात की खाड़ी है। ठीक, अब खंभात की खाड़ी में स्थान कहा गया कौन सा? भोगवा नदी। ठीक है, तो कुछ भोगवा नदी को हम यहां पर देखेंगे, यदि देखें तो भोगवा नदी जो है वो कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है भोगवा। ठीक है, इस प्रकार से भोगवा है, और इसी भोगवा नदी के बात करें तो यहां भोगवा नदी के तट पर कुछ इस स्थान पर है, भोगवा नदी के तट पर इस स्थान पर हम बात करें तो ये लोथल जो आ जाता है वो हो जाएगा। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर ये आपका यहाँ पे स्थान क्लियर रखो, थोड़ा ये ऊपर वाले पक्ष पे कर देंगे इसको। ठीक है, कुछ नदी हो जाएगी, प्रॉपर ऊपर नहीं जाती, थोड़ी सी ऐसे ही है, यहां वाले स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के स्थान है ये वाला स्थान। ठीक, अब ये स्थान जो हो जाएगा आपका क्या कहलाता है? लोथल कहलाता है, लोथल। अब आप देखेंगे लोथल, इसको क्लियर करते हुए चलते हैं बच्चों। अब लोथल को 1 बाय 1 पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां देखिए बच्चों क्या है कि भोगवा नदी हो गया, आर एस राव 1954 1954 में एस आर राव ने इसकी खोज की। एस आर राव, ध्यान समझ लीजिएगा, एस आर राव जो है इन्होंने खोज किया, इनका नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिएगा, और इन्होंने इसका उत्खनन कार्य भी 1954-55 में एक बार करवाया, और एक बार जो है 1962-63 में करवाया, यानी कि खोज का कार्यकाल जो रहा 1954 से लेकर के 1962 के बीच का रहा, और इन्होंने यहां पर खोज की। देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या मिला? विशाल गोदीवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि विशाल गोदीवाड़ा क्यों कहते हैं, अभी मैंने बताया, गोदीवाड़ा कहो, डॉकयार्ड कहो, बंदरगाह कहो, ठीक है, यह या फिर नौका अड्डा यानी कि नौकायान कहो। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखोगे, हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, डॉकयार्ड, ठीक, डॉकयार्ड कहोगे इसको, डॉकयार्ड कह लो। डॉकयार्ड के साथ साथ यहां पर इसको हम कह सकते हैं गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा के साथ हम इसको कह सकते हैं नौका घाट कह सकते हैं। ये सभी नामों के साथ ये पुकारा जाता है। ठीक है, ये लगभग जो है ये लगभग 223 मीटर ये इसकी जो है चौड़ाई थी, और 35 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 223 मीटर लंबाई, ठीक है, और 35 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। और देखिए हम पॉइंट कर दे रहे हैं। ठीक है,
और इसके साथ गुणे लगा करके 35 मीटर, इसके साथ 3.8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 223 मीटर ये लंबा है, ठीक है, 35 मीटर चौड़ा है। ठीक, इसके साथ साथ में ये 3.8 मीटर ऊंचा डॉकयार्ड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रवेश द्वार था वो 12 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार था। देखिए ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक, ये 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार की बात की गई, प्रवेश द्वार। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे, प्रवेश द्वार। तो ये 12 मीटर का प्रवेश द्वार था जहां से पानी वाली जहाज अंदर जाती थी और बाहर निकलती थी। ठीक है, हंस के तांबे प्राप्त हुए, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। ठीक है, सॉरी, तांबे का हंस यानी तांबे का एक हंस बना, अग्नि वेदिका मिली, शतरंज के बोर्ड मिले हैं। भैया समझ लीजिएगा, शतरंज के बोर्ड मिले हैं, शतरंज के बोर्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, शतरंज के बोर्ड यानी यहां खेला जाता था। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा शतरंज के बोर्ड को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे शतरंज का खेल होता था ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी क्लियर करके रखोगे शतरंज के बोर्ड की बात में। ठीक है, युग्मित समाधान मिले, यानी कि युग्मित समाधान यानी 3 युग्मित समाधान मिले हैं। अब 3 युग्मित समाधान से ये पता चलता है कि इस समय के जो मानव थे, मतलब जो एक साथ दफनाए गए, यानी हो सकता है कि युगल दंपत्ति रहे हों या प्रेमी प्रेमिका रहे हों, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। ठीक है, धूर्त लोमड़ी मिट्टी के पात्र पर मिली हुई है, मिट्टी के पात्र यानी मिट्टी के बर्तन पर धूर्त लोमड़ी मिली हुई है, ये आपको ध्यान में रखना हो जाएगा। ठीक है, और इस बात की हम बात करें तो ये पंचतंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। धूर्त लोमड़ी का उल्लेख जो कहां मिलता है, पंचतंत्र में। ये क्वेश्चन बना है तो पंचतंत्र ध्यान में रखोगे। धान की भूसी यानी चावल, धान चावल भूसी का साक्ष्य मिला है। विशाल प्रशासनिक भवन भी मिला है। ठीक है, विशाल प्रशासनिक भवन भी मिला हुआ बच्चों। मैं बात करूं तो 126 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा था ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 126 मीटर लंबा, ठीक है, और 30 मीटर चौड़ा। 30 मीटर क्या मिला है, चौड़ा मिला हुआ है, 30 मीटर चौड़ा। उपकरण की बात करें, नापतौल के उपकरण 16 किलो तक की नापतौल की जाती थी, कुछ ऐसा उपकरण मिला हुआ है बच्चों। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, लोथल की कर रहे हैं। ठीक है, तो लोथल वाला पॉइंट आपका क्लियर होता है। और हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए इसमें और भी पॉइंट्स मिले हुए हैं। ठीक है, क्या मिला, रंगों कपड़े रंगाई की टंकी यानी कपड़े रंगे जाते थे। ठीक है, इस पर मनका बनाने के कारखाना, चन्नहुदड़ों की भांति, चन्नहुदड़ों जैसा ही यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है बच्चों। मिट्टी का साहुल, अब मिट्टी का साहुल क्या है, तो मिट्टी का साहुल जो होता है, जैसे आपने देखा होगा जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं वो एक साहुल, एक डोरी लटकाते हैं, बार बार देखा होगा आपने, अपने पास रखे रहते हैं और चुनाई करते रहते हैं। जब तो चुनाई करते वक्त जब एक लाइन बनाते रहते हैं तो डोरी लटका करके, नीचे से डोरी लटका करके उसको चेक करते हैं कि दीवार हमारी बिल्कुल सीध में है कि नहीं। ठीक है, तो डोरी लटका करके उसको चेक करते हैं। कुछ इस प्रकार का इनका एक साहुल होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और यहां पर वो डोरी बांध के रखते हैं और उसको क्या करते हैं, लटकाते हैं। ठीक है, लटका करके उसको चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसा कुछ साहुल बना हुआ होता है, इसको रखते हैं, ऐसे चेक करते हैं, डोरी लटकाएंगे, इसमें गन्ना बंधा रहता है डंडा और ऐसे डोरी निकलती रहती है, लटका के चेक करते हैं। ये मिट्टी का साहुल बनाया था उस समय के मानवों ने और वहां पर कुछ ऐसा ही चेक किया जाता रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोथल की बात करें तो इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का नाम भी दिया गया है। ये लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र गुजरात रहा है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का, गुजरात का ये वो स्थल है जहां से सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिली है। भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्राचीनतम केंद्र गुजरात है। ठीक है, हड़प्पा स्थल की बात करें तो ये क्या थी, वाणिज्यिक राजधानी थी। ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप ध्यान रखोगे, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी। वाणिज्यिक राजधानी का मतलब, क्योंकि यहाँ बंदरगाह बड़ा सा था, जैसे भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी बढ़ जाती है, मुंबई, ऐसे ही लोथल का उपनाम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा गया है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा गया है और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी कहा गया है। क्या कहा गया, मैनचेस्टर या
बंदरगाह। तो इस बात को बच्चों भी ध्यान रखोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप तक पहुंची हैं, इसको क्लियर करके रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट्स पे चलेंगे। गुजरात का हमारा दूसरा वाला स्थान ये है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात, ये भचाऊ का मामला है, भचाऊ तालुका है गुजरात की। जैसे तहसील बोला जाता है वैसे गुजरात में तालुका बोलते हैं, भचाऊ तालुका। ठीक है, तहसील और तालुका एक ही बात है। और कच्छ जिला है, भुज कच्छ एक स्थान है। मैं इसकी बात करूं तो लगभग भारत के नक्शे की बात करूं तो बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिएगा, कुछ इस प्रकार का मैंने बताया आपको कि भारत के इस नक्शे में कुछ यहां की बात चल रही है, धौलावीरा की बात है। तो धौलावीरा जो है वो यहां मनहर की बात की गई, कोई मनहर नदी की बात की गई है। ठीक है, तो ये यहां पर वह स्थान है धौलावीरा, कुछ यहां पर। ठीक है, धौलावीरा जो है कुछ यहां पे स्थित स्थान है। ठीक है, ये पूरी तरीके से थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे इसको। स्थान ये हो जाएगा, इसको हम कहते हैं धौलावीरा। धौलावीरा ये कच्छ का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। धौलावीरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लियर करके रखोगे। भचाऊ के ये इसमें आता है। ठीक है, तो इसको क्लियर करके रखना होगा। हम एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चों। ठीक है, ये लूनी जोजरी लाइन पर स्थित मध्यवर्ती शहर है। लूनी जोजरी की बात करें तो मैं लूनी की एक नाम बात आ गई है। लूनी जो नदी है वह कुछ ऊपर से ऐसे ही आती है लूनी, तो लूनी यहां समाप्त हो जाती हैं आकर के। लूनी जो है सिंधु घाटी अरब सागर की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से यहां पर ये स्थित, इसके आगे हम चलेंगे, एक एक बात समझेंगे। क्या बताएं यहाँ पे, जगपति जोशी इसके खोजकर्ता, 1967-68 में खोजा। आर बिष्ट यानी रविंद्र बिष्ट जो है 1989 से 91 के बीच में इसका उत्खनन कार्य करवाया। ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, नेवले की पत्थर की मूर्ति यहां से देखने को मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नेवले की पत्थर की मूर्ति। ठीक है, यह भी धौलावीरा जो है। अब धौला और वीरा की हम बात करें तो ध्यान से समझ लीजिएगा। धौला जो है, धौला का अर्थ होता है सफेद, धौला का अर्थ होता है सफेद, और वीरा का अर्थ होता है यहां पर कुआं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे, कुआं यानी सफेद कुआं, सफेद कुआं की बात की गई है। ठीक है, सफेद कुआं, धौलावीरा यानी सफेद कुआं की बात चल रही है। पूरा टोटल क्या हो जाएगा, सफेद कुआं हो जाएगा। ठीक है, यहां समझ लीजिएगा, ये 37 सेंटीमीटर की नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। तो ये ध्यान में रखो बच्चों, विशालकाय बांध मिला हुआ है, यहां से स्टेडियम मिला हुआ है, यहां पर 20 तालाब मिले हुए हैं। यानी कि यहां पर जल प्रबंधन की व्यवस्था, यानी कि उच्च जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। सूचना पट, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि नेम प्लेट जो मिले हैं, यानी कि सूचना पट मिले हुए हैं। 2 नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं यहां से कि नहर थी। ठीक है, अब सूचना पट्ट की हम बात करें तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, लंबाई गुणी चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो ये जो है लगभग 9 वर्ण है। 9 वर्ण यहां पर सूचना पट्ट को थोड़ा दिमाग में रखोगे, 9 वर्ण का प्रयोग किया गया है इस अभिलेख में। ये अभिलेख है। ठीक है, और अभिलेख में 9 वर्ण मिले हुए हैं, और प्रत्येक वर्ण जो है वो 37 गुणे 27। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई को लेकर के ये कुछ ऐसे ही यहां पर मिला हुआ है। 37 गुणे 27 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई के साथ एक एक है, यानी प्रत्येक वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ण हो जाएगा, प्रत्येक वर्ण जो है वो इसी प्रकार से 9 वर्ण मिले हुए हैं। ये सूचना पट्ट की बात है। ठीक है, एक एक बात यहां पर मोस्टली क्लियर करते चलोगे बच्चों की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया बात। ठीक है, जो बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, जिनको क्वेश्चन करना है कर सकते हैं, जो समझ पा रहे हैं वो करते चले, कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, और चीजें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहां पर देखते हैं क्या कि ये नोट पॉइंट में मतलब स्पेशल क्या बात रहा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एकमात्र ऐसा नगर है जहां 3 तरीके से विभाजन मिले हुए इनके दुर्ग का। तो दुर्ग मिले, मध्यम नगर और निचला नगर, 3 प्रकार से दुर्ग बनाए गए, दुर्गीकृत जो थे
वो 3 प्रकार, एक तो दुर्गपुरा था, एक मध्यम नगर था और एक निचला नगर। ये 3 स्टेज दिखाए गए नगर को लेकर के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कहा जाता है इसको, किसको? धौलावीरा को। सिंधु सभ्यता का ये सबसे सुंदर नगर है, ये ध्यान समझ लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर धौलावीरा है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सुरकोटदा पर, ठीक है। तो सुरकोटदा को क्लियर करेंगे। सुरकोटदा जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। सुरकोटदा जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, यह भी कच्छ रण क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये इसकी बात करें तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर करके चलोगे, ठीक है। यह भी यहाँ लगभग लगभग इस स्थान की हम बात करें तो ये इसका स्थान यहां पर हो जाएगा सुरकोटदा, थोड़ा थोड़ा बगल में ही है, ठीक है। कोटदा, सुरकोटदा की बात है, ठीक। सुरकोटदा जो है ये हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर, ठीक है। और जगपत जोशी ने इसे भी खोज किया था। यहां से मिले हैं किसके? घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य। घोड़े के अस्थिपंजर के साथ एकमात्र स्थान सुरकोटदा जहां घोड़े के अस्थिपंजर के साथ मिले हैं। तराजू के पलड़े मिले हुए हैं यहां से, तराजू जो तोलने वाला होता है उसके पलड़े मिले हुए हैं बच्चों यहां से। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है, देखिए सबसे बड़ी बात है यहां से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यानी सोचो कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी ज्यादा एडवांस रही होगी भाई, ध्यान समझ लीजिएगा, कितनी ज्यादा एडवांस रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों, ठीक है। तो ये यहां से ही प्राप्त होते हैं, यहां से ही समझ में आता है कि कितनी एडवांस रही सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को यहां पे क्लियर करते चलोगे। 9 कमरों का विशाल भवन मिला हुआ है, नहीं 9 कमरे थे उस भवन में, ठीक है। करते चलो बच्चों एक एक करके, ठीक। फिर पत्थरों से ढकी हुई कब्रें मिली हुई हैं, पत्थर से ढकी हुई कब्र। यहाँ के कब्र को लेकर के एक स्पेशलाइजेशन है कि कब्र बनाने के लिए अंडाकार गड्ढा खोदकर मानव की चुनी हुई हड्डियों से भरे हुए कलश रखे जाते थे। अंडाकार गड्ढा खोदते थे और मानव की चुनी हुई हड्डी को एक कलश में भर करके उसमें रख दिया जाता था और ढक देते थे। उसके बाद में मिट्टी कंकड़ से ढकते थे, कंकड़ उसके ऊपर रखा जाता था एक निशानी के तौर पे। वही बताया गया कि अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा में यह सबसे प्राचीन बात है, सही कह सकते हो सबसे नवीन बात है। नवीन का मतलब कि ऐसा नहीं कई जगहों पर नहीं मिला है, ठीक है। क्यों? यहां देखेंगे क्या बताया, कब्र बनाने क्या कहते हैं, अंडाकार गड्ढा खोदते थे, उसके बाद में फिर जो अस्थि कलश था उसको उसमें रखते थे, मिट्टी और कंकड़ से उसको पाटते थे, फिर उस पर कंकड़ वगैरह रख देते थे, जिससे क्या हो जाता था, ये एक नया प्रकार है, नया तरीका है खोज मतलब ऐसा समाधान का, ठीक है। तो ध्यान रखोगे बच्चों, सुरकोटदा वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट यहां पर पूर्णतः क्लियर होना है आपका, क्योंकि यदि आप अच्छे से क्लियर रखते हो तभी जानते हो क्लियर रहेगा बच्चों, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। और हम आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके ड्राइंग टीचर के परिपेक्ष से सारी बातें सही हैं, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे इस समय देख रहे हैं, यदि वो टीजीटी के कोई भी विभाग से हो, चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी दे रहे हो जिनमें चित्रकला पूछा जाता है, यूपी टीजीटी हो गया, डीएसएसबी हमारा टारगेट है, तो उन सभी चीजों को मतलब ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस वैसी ही हैं। ध्यान में क्या रखना है, सिलेबस लगभग सेम जाता है। तो आप सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि ये बैच ज्वाइन करने के बाद में आपको पूर्णतः किसी तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज के लिए। हाँ, यही हमारे क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और इसी को ही यदि आप पढ़कर तैयार करते हो तो आप किसी भी स्टेट टीजीटी में बैठ सकते हो। वहां का सिलेबस में बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता है, और उस अंतर को हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी हमारा जो टारगेट है वो डीएसएसबी है, तो हम डीएसएसबी को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन 90% टॉपिक जो है वो ऑल ओवर इंडिया के स्टेट टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और इन सभी जगहों की हम बात करें तो सभी जगहों पर लगभग सेम है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेरी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिन बच्चों को मेरी थ्योरी समझ में आ रही है वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलेंगे। देखिए अगला हमारा कौन सा आ जाता है, रंगपुर, ठीक है बच्चों। अब रंगपुर की हम बात करें तो यह भी भैया अहमदाबाद में आता है, भादर नदी की बात है। अब इसको भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। रंगपुर भादर,
देखिए थोड़ा सा इसको भी समझते चलेंगे। देखिए भादर नदी की बात कर दी है, भादर नदी जो है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर है, ठीक है, भादर नदी। और रंगपुर जो है वो यहां पर है, ठीक है, रंगपुर ये ऊपर थोड़ा सा पड़ जाता है, यहीं पर रहता है रंगपुर, क्लियर कर लीजिएगा भैया। रंगपुर कुछ यहाँ पे है, और रंगपुर जो है ये अहमदाबाद जिले में ही है, ठीक है। माधव स्वरूप वत्स ने 1935 में इसकी खोज की, और ए रंगनाथ राव ने 1953-56 में, ठीक है, इसके उत्खनन कार्य करवाए, और यहां से क्या मिला, साक्ष्य प्रॉपर मिला है, ठीक है। ठीक बच्चों, अब साक्ष्य की हम बात करें, ठीक, कच्ची ईंटों, ठीक है बच्चों, कच्ची ईंटों के दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट बात आएगी, कच्ची ईंटों के दुर्ग यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। धान की भूसी का ढेर भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। मिट्टी के चित्रित बर्तन पाए गए, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। बांट के और पत्थर के फलक पाए गए, हड्डी एवं हाथी दांत के आभूषण, हड्डी और हाथी दांत के आभूषण भी यहां से पाए गए हैं बच्चों। तो कि ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, काठियावाड़ रीजन में है, इनको क्लियर करके आपको रखना होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कच्ची ईंटों के दुर्ग की बात करें तो यहां से एक लीजिए स्पेशलाइजेशन है, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। मिट्टी के चित्रित बर्तन तो मोस्टली सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिला ही है, लेकिन थोड़ा सा यहां से पाए गए हैं, तो इससे थोड़ा सा ये क्लियर होता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से बनाए जा रहे थे, ठीक है। बांट मिला है, पत्थर के फलक मिले हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, और हड्डी एवं हाथी दांत के आभूषण भी मिले हुए हैं। एक और बात आती है कि सिंधु सभ्यता का ये औरस पुत्र कहा जाता है, औरस पुत्र का मतलब हो जाता है कि थोड़ा उधार वाला, जो दत्तक वाला पुत्र है, कुछ ऐसा करके माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए अगला हमारा आ जाएगा, देखिए गुजरात से यही खत्म हुआ, लेकिन गुजरात के रिस्पेक्ट बताएंगे तो सबसे ज्यादा खोजा गया स्थल गुजरात में मिला हुआ है। अब हम चलते हैं कहां पर, कालीबंगा। बंगा मतलब क्या हो जाता है, चूड़ी, और काली मतलब काले कलर की, ठीक है। काली मतलब क्या हो जाता है, काला, और बंगा की हम बात करें तो बंगा का मतलब हो जाता है चूड़ी, ठीक है। बंगा का मतलब हो जाता है चूड़ी, यानी काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला। अब बात यहां पे आती है, ध्यान समझ लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से नक्शे की हम बात करें तो इसको ध्यान में रखोगे। ये जो हनुमानगढ़ की बात है, इसको ध्यान समझ लीजिएगा, यह हनुमानगढ़ जो है वो कहां पड़ जाता है, यह ध्यान रखना होगा। घग्गर नदी की बात करें जो कि विलुप्त अवस्था में है, घग्गर नदी की हम बात करें, थोड़ा समझ लीजिएगा, घग्गर नदी जो छुप गई, समाप्त हो गई, कुछ ऐसी थी घग्गर, इनके बारे में जब भारत का नक्शा हम बताएंगे पूरा बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। घग्गर नदी जिसको सरस्वती नदी कहा गया है, इसी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। और ये कुछ यहां पर पड़ जाता है ये, ठीक है, हनुमानगढ़ का इलाका। ये इलाका आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कालीबंगा है भैया, कालीबंगा नामक स्थान जो कि पाया गया घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है। इस चीज को आपको क्लियर करके रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। एक एक पॉइंट आप क्लियर करके चलोगे तो यहाँ पे क्लियर होता चलेगा। बाएं तट की बात की गई है, इसी के बाएं तट पर यह स्थित है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बात करेंगे इसके खोजकर्ता की, तो अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। अमलानंद घोष जो कि महान भाव खोजकर्ता है, 1951 में खोजा, बीबी लाल, ठीक है, और बीके थापड़। देखिए याद करने के लिए बताएं तो चूड़ी से याद आता है कालीबंगा, चूड़ी, काले कलर की चूड़ी। जब भैया अपनी पत्नी के लिए काले कलर की चूड़ी नहीं लाओगे तो मारे ही जाओगे। तो बीबी क्या करती, मारती है, क्या लाल कर देती है, बीबी मार के लाल कर देती है। और बीके थापड़, थप्पड़ मारती है। तो थापड़ और लाल ये दोनों लोग जो हो जाएंगे वो कालीबंगा की खोज में लगे। क्यों लगे, चूड़ी लाना है, नहीं लाए तो लाल थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा याद कर पाओगे आप, ठीक है। बीबी लाल और बीके थापड़ 1961 से 1969 तक के बीच में इन्होंने इसकी खोज की है, ठीक है, 1961 to 69, ठीक है बच्चों। यहां से मिला जुते हुए खेत जो है मिले हैं, जुते हुए खेत व हल की प्रतिकृति मिली हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता रहा है,
ठीक है, जुते हुए खेत व हल की प्रतिकृति मिली हुई है यहां से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आड़ी तिरछी रेखाएं मिली हुई हैं जिनसे यह पता चलता है यहां पर कि दो फसलों को एक साथ बोया जाता था। ये आड़ी तिरछी रेखाएं मिली हुई हैं जिनसे यह क्लियर होता है कि यहां पे दो फसलें एक साथ बोई जाती थी। बेलनाकार तंदूर मिला हुआ है, तंदूर जो कि भट्टी जहां पे सेकने का काम होता था, रोटी बनाने का, ठीक है। गोलाकार कब्र मिली है, अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं, थोड़ा सा ईंटों की साइज ठीक ठाक है, अलंकृत ईंटें हैं ये, थोड़ा इसको ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पे लकड़ी की नाली, अब लकड़ी की नाली बनाई गई तो लकड़ी की बनाई गई नाली मिली है, एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। युग्मित समाधान जो कि मिला है, जोड़े में 100 की बात की गई है। अग्निवेदिकाएं जो कि आयताकार आकृति में है। तांबे की काली चूड़ी मिली है और मिट्टी की चूड़ियां भी यहां से प्राप्त हुई हैं बच्चों। तांबे की काली चूड़ी और मिट्टी की चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा की बात की गई तो काली चूड़ियां प्राप्त हुई, इसलिए कालीबंगा कहलाता है, ठीक है। इसी के नाम पर इनको कालीबंगा कहा जाता है, ठीक है। देखेंगे और बातें क्या है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की हम बात करें तो एकमात्र ऐसा शहर जिसके ऊपरी तथा निचले हिस्से दोनों क्या थे, दुर्गीकृत थे। यह एकमात्र ऐसा स्थल है कालीबंगा जिसके दोनों हिस्से क्या थे बच्चों, दुर्गीकृत थे। यहां के समाधान, ठीक है, से सती प्रथा के प्रचलन का पता चलता है। युग्मित समाधान है तो ऐसा लगता है कि सती प्रथा रहा होगा, पति मर गया तो पत्नी भी जाएगी, उसी के साथ एक साथ जला दो मार दो, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिलते हैं, यहाँ पर 37 उदाहरण मिलते हैं शव विसर्जन के, ठीक है। तो शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। युग्मित समाधान मिलता है, एकमात्र ऐसा स्थल जहां दोनों इनके नगर थे, दुर्गीकृत थे। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स जो है आपको क्लियर करके रखना होगा बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सभी लोग बिल्कुल बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए 1 बाय 1 और सबको जोड़ते रहिए अपने फ्रेंड्स को। मेरी क्लास जो है आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आप लोग इसमें जुड़ेंगे और यदि लगती है तो आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हो, आपको बड़ा फायदा मिलेगा यहाँ से, ठीक है। यूपी टीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए, और भी बात करें डीएसएसबी के लिए, बीपीएससी के लिए, राजस्थान के लिए राजस्थान टीजीटी होता है, इसके लिए यूके टीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, तो इन सभी में जहां एक ड्राइंग टीचर की भर्ती होती है उन सभी के लिए जो कोर्स होता है लगभग 90% सेम होता है और हम उसी को टारगेट करके चल रहे हैं। देखिए हमारा जो टारगेट वर्तमान समय में जो है वो डीएसएसबी को लेकर के है, तो बच्चे सभी जुड़ेंगे, टारगेट डीएसएसबी का होगा, क्वेश्चन हम कराते चलेंगे और आप लोगों का भी फायदा होगा इससे। बिल्कुल से बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। बिल्कुल, फिर मिलते हैं अगले दिन। आप सभी लोग जुड़े रहिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।